Hello and welcome to EduWork. Today's topic of discussion is president. I hope आप सभी पेन और पेपर लेके बैठे होंगे। जो भी मैं इस टॉपिक के बारे में आपको समझाऊंगा, आप ज़रूर उसको लिखें बिकॉज देयर इज़ नो एग्ज़ाम जहाँ पे इस टॉपिक स्पेशली प्रेसिडेंट के बारे में ना पूछा। आपने जो अभी तक प्रेसिडेंट के बारे में समझा है और जो मैं अभी आपको प्रेसिडेंट के बारे में समझाने वाला हूँ, इट will be totally different and enough enough for you all. आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी इंटरव्यू में, कैसा भी पेपर लिखने बैठेंगे और प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आएगा, तो आई एम अश्योरिंग यू कि आप ज़रूर से जवाब दे पाएंगे अगर आपने इस सीरीज़ के नोट्स बनाए हैं, इस सीरीज़ को अच्छे से देखा है, थोड़ा बहुत रिविजन किया है। एट द एंड ऑफ द वीडियो, आई टेल यू हाउ टू रिवाइज दिस सीरीज एंड इट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 जो ये कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट। दो शब्द आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, शैल एंड में। शैल का मतलब है इट इज कंपल्सरी, कंपल्सरी होना ही चाहिए। ये का मतलब है ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी होगा, कोई ज़रूरी नहीं। तो अभी यहाँ लिखा हुआ है शैल। शैल का मतलब है होना ही चाहिए। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होना ही चाहिए इंडिया में। चलिए ठीक है, आर्टिकल 52 इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा। इसके बाद हम आते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का हम सबसे पहला आर्टिकल पढ़ेंगे जो है आर्टिकल 55, आर्टिकल 55। व्हाट आर्टिकल 55 टेल्स अस? इट टेल्स अस अबाउट इलेक्टोरल कॉलेज। कॉलेज क्या होता है हमारे प्रेसिडेंट इलेक्शन का, या इसका मतलब सबसे पहले समझना जरूरी है जो बेसिक पहली बार पढ़ रहे हैं। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, हमारे प्रेसिडेंट के चुनाव में हु ऑल विल बी द वोटर्स। जैसे कि लोकसभा के चुनाव में, एमएलएस के चुनाव में, हु आर द वोटर्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वैसे ही प्रेसिडेंट के चुनाव में वोटर्स कौन होते हैं? क्योंकि हम जितने लोग थोड़ा सा एक्टिव हैं पॉलिटिक्स को लेके, वो जानते हैं कि प्रेसिडेंट के चुनाव में हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करते, इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। फिर कौन वोट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड एमएलएज, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट नॉमिनेटेड। ये क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ ये पूछा जाएगा कि वोट हु ऑल आर द पीपल हु वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन ए में दे देगा नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड एमपी, में दे देगा इलेक्टेड एमपीज, तीसरे में दे देगा ऑल मेंबर्स ऑफ एमएलए। तो इस तरीके के ऑप्शंस के लिए आपको तैयार रहना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएस, जस्ट इनफ। ठीक है, प्लस आपको ध्यान रखना है कि इस चुनाव में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पौंडीचेरी, ये लोग भी वोट करते हैं। तो अभी प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन वोट करता है, सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आता है, इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएज, जस्ट इनफ। ठीक है, याद रखेंगे आप। आर्टिकल 52 क्लियर है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्लियर है, 55 याद रखना है। आर्टिकल्स को भी कई बार पूछा जाता है, और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें तो याद रखना बिल्कुल ही ज़रूरी है। चलिए, एक सब टॉपिक आता है यहाँ से निकल के, वाई प्रेसिडेंट इलेक्शन इज इनडायरेक्ट। क्या आप सोच सकते हैं इनडायरेक्ट क्यों होता है? यही जवाब है इसका। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट क्यों है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं करते? मैं आप जाके क्यों नहीं वोट देते हैं प्रेसिडेंट का?
चलिए इसका जवाब देता हूँ। आप इसको ध्यान से नोट्स बनाइएगा, क्यों इनडायरेक्ट। सबसे पहले हमारे यहाँ पीएम भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं, और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है। बट ये जो हेड ऑफ द स्टेट है ना, ये नॉमिनल है। ये जो हेड ऑफ द ये जो पीएम है ये रियल है, ये नॉमिनल है। ये जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ये रियल हेड है। ये ये जो है, इनको डी ज्यूरे हेड भी कहा जाता है। बट डी फैक्टो रूलर कौन है? वो पीएम है। पीएम इज अ डी फैक्टो रूलर, प्रेसिडेंट इज जस्ट अ डी ज्यूरे रूलर हेड। इनके पास रियल पावर नहीं है। ये तो खुद इनकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, तो इनके पास रियल पावर कहाँ से आ जाएगी? आप भी इंडिया में रह रहे हैं, आप जानते हैं कि रियल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नॉट इन हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जब रियल हेड ही नहीं है प्रेसिडेंट, तो अगर हम इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना टाइम खर्च करते हैं, इतनी एनर्जी खर्च करते हैं एक उस चुनाव में जो रियल हेड ही नहीं है, तो क्या एक फैंटेस्टिक वेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों का? हम पीएम के चुनाव में करते हैं वोट क्योंकि इट रियली मैटर्स, लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव में क्या इतना ज़रूरी है इन लोगों का वोट करना? तो यहीं से निकल के आता है कि ये डी ज्यूरे हेड है, इसलिए हम चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए ये इनडायरेक्ट होता है। कौन इनके चुनाव में पार्टिसिपेट करता है? अभी हमने पता किया है, इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएज, खत्म। दूसरा पॉइंट, क्यों हम नहीं करते? और सोचने की कोशिश कीजिए। के पास कोई सोशल इशू नहीं है, ये रिलीज नहीं करते जैसे हमारे पीएम करते हैं, जैसे हमारे एमएलएस करते हैं ऑन सम इश्यूज। के पास वो इश्यूज ही नहीं है, तो ये क्यों क्यों होगा जब इनके पास इश्यूज ही नहीं है जिन पे इनको काम करना है? इसलिए दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि कोई सोशल इशू नहीं है, और अगर ये करते भी हैं, और अगर डायरेक्ट चुनाव होता भी है, तो प्रेसिडेंट पर्सनल इश्यूज पे जाएंगे एक दूसरे के, जो कि काफी बेकार होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर डायरेक्ट चुनाव के लिए पार्टिसिपेट भी करते हैं प्रेसिडेंट, तो इन्हें रिलीज करनी पड़ेगी, डोर टू डोर जाना पड़ेगा अपने लिए चुनाव के लिए, वोट्स मांगने पड़ेंगे। यहाँ नेम कॉलिंग हो सकती है। नेम कॉलिंग यानी नाम एक दूसरे को उछालना। डर्टी पॉलिटिक्स हो सकती है, आप देख रहे हैं आजकल क्या चल रहा है चुनाव, डर्टी पॉलिटिक्स हो सकती है। तो ये इसके प्रोन हो जाएंगे। और वही आखिरी में बात निकल के आती है, क्या जब डीजे और हेड हैं, तो क्या ये सब जरूरी है? तो इसलिए भी नहीं होता है। तो तीनों पॉइंट हमारे पास रेडी हैं। अगर कोई पूछता है कि हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्ट क्यों है, तो हमारे पास इसके लिए जवाब रेडी है। चलिए यहाँ तक हो गया था, हम आगे बढ़ते हैं। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको समझने के लिए हम फ्रेश माइंडली इसको समझेंगे। तो अभी के लिए इसको हम छोड़ रहे हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, इससे पहले हम ये भी नहीं समझेंगे क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है टॉपिक से, क्रिटिसिज्म मैनर ऑफ इलेक्शन से ही निकल गया। इसका ही सब टॉपिक है आरओ। आरओ मतलब रिटर्निंग ऑफिसर। आई होप आप सब नोट्स बना रहे होंगे, काफ़ी ज़रूरी है। इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, बट नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं वैसे ही काफ़ी शॉर्ट में समझ। रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है? रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा चुनाव प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में भी होते हैं। इनमें कौन होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। इनका क्या काम होता है इन चुनाव में? पूरा मैनेजमेंट देखना, आपके पोल पे, वोटिंग पोल पे, और जहाँ भी आप करते हैं
काउंटिंग के वक्त इनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो मतलब पूरा मोटा मोटा काम जो भी होता है एक रिटर्निंग ऑफिसर का, वो एक चुनाव को लेके, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली को लेके पूरा मैनेजमेंट का काम होता है। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, रिटर्निंग ऑफिसर क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे? खुद से सोचिए, नहीं होंगे। आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल होते हैं। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के और सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के, इन दोनों के सेक्रेटरी जनरल होते हैं। अब एक ही साल तो नहीं हो, एक ही इलेक्शन में तो दोनों नहीं हो सकते, तो इट विल बी होना रोटेशन। यानी 5 साल में चुनाव आया तो पहले रिटर्निंग ऑफिसर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, अगले 5 साल बाद आया तो रोटेशन होगा, फिर सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो ये होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं, आपके पास ऑप्शन आएंगे। सेक्रेटरी जनरल देखना है, सेक्रेटरी जनरल देखना है, कहीं रोटेशन लिखा है वो देखना है और टिक मारना है। ये टॉपिक भी खत्म हो। अगला आता है इसी का सब टॉपिक, नोटिफिकेशन। कौन नोटिफिकेशन जारी करता है? हु इशूज द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? ध्यान से सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन 60 दिन पहले, 60 डेज, बिफोर 60 डेज, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है और वो रिटायर होने वाले हैं, मान लीजिए किसी एक्स तारीख को, तो इससे 60 दिन पहले, 60 डेज पहले इलेक्शन कमीशन अपने नोटिफिकेशन के साथ आ जाएगा कि हाँ प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है ये। तो ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा कितने दिन पहले, तो एक्सपायरेशन से 60 दिन पहले, याद रखें। ठीक है, अगला सब टॉपिक, कलर कोडिंग। ज़रूरी है कलर कोडिंग क्योंकि इसमें एमएलएज भी पार्टिसिपेट करते हैं, एमपीज भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, कि यहाँ बैले पेपर से होता है इलेक्शन। हम जो इलेक्शन देते हैं, हम जो वोट करते हैं, वो ईवीएम पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे और वीवीपैट पे। ठीक है, वीवीपैट जो आपको पर्ची कट के दिखती है वो बात का टॉपिक है। जब मैं इस पे आऊँगा तो इन दोनों के बारे में भी बताऊँगा। पर अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ जो होता है ये बैले पेपर, मतलब पेपर पे होता है और इस पेपर को जमा किया जाता है। ठीक है, अब कलर कोडिंग होती है इसमें। कलर कोडिंग ऐसे होती है कि जो एमपीज होते हैं, ये जो एमपीज होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनको जो बेले पेपर दिया जाता है ये ग्रीन कलर का होता है। और जो एमएलएस को बेले पेपर दिया जाता है ये पिंक कलर का होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछता है कि एमपीज का बैलेट पेपर किस कलर का होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, और एमएलएस का बैलेट पेपर किस कलर का होता है तो वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, अगला टॉपिक आता है सब टॉपिक, नोटा प्रॉक्सी वोटिंग। नोटा, आई थिंक आप जितने भी 18+ लोग हैं जो इलेक्शन में कभी ना कभी पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो जानते होंगे नोटा होता है नन ऑफ दी अबव। कोई भी मेरे को इनमें से पसंद नहीं आ रहा है चुनाव करने के लिए तो वो नोटा पे दबा देता है अपना वोट। और प्रॉक्सी वोटिंग ये काफ़ी कम लोग जानते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होता है, आप मान लीजिए आप आर्म्ड फोर्सेज में हैं। ठीक है, अब ये सर्विस आपसे मांगती है कि शायद आप इलेक्शन के दौरान अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वोट ना दे पाएँ। लोकसभा के चुनाव में, एमएलएस के चुनाव में आप शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वोट ना दे पाएँ। तो आप क्या कर सकते हैं, एक अपना प्रॉक्सी दे सकते हैं अपनी वाइफ को या किसी को भी। और इसके लिए एक फॉर्म वगैरह भराता है जो आपको भरना रहता है, और उस आधार पर इलेक्शन कमीशन आपके प्रॉक्सी को अलाउ करता है आपकी तरफ से वोट देने के लिए। यहाँ पे इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटा नॉट अलाउड। कोई भी इलेक्टेड एमपी या एमएलए नोटा नहीं दबा सकता, माफ कीजिएगा, नोटा नहीं दे सकता है बैलेट पेपर के थ्रू, और ना ही यहाँ पे प्रॉक्सी वोटिंग अलाउड है। तो ये दोनों चीज़ें ही नॉट अलाउड है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने आर्टिकल 52, आर्टिकल 55
इलेक्शन इनडायरेक्ट के 3 पॉइंट्स, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अभी नहीं पढ़ा है, ये 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्रिटिसिज्म अभी हमारा पढ़ना बाकी है, रिटर्निंग ऑफिसर हम पढ़ चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल जो कि है, नोटिफिकेशन 60 दिन याद रखेंगे, ग्रीन प्रिंट याद रखेंगे, नोटा प्रॉक्सी अलाउड नहीं है, ये याद रखेंगे। चलिए, फिफ्थ टॉपिक, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, टर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 56, याद रखना आर्टिकल 56 में मेंशन है इस बारे में। 5 साल। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुन के आता है, याद रखना। कई लोग 6 साल याद रखते हैं, पता नहीं क्यों याद रखते हैं, पर प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुन के आता है, कभी नहीं भूलना है। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट रिजाइन तो कर सकता है, पर ये रेजिग्नेशन देगा किसको? प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देगा वाइस प्रेसिडेंट को, याद रखना। मगर मगर वाइस प्रेसिडेंट ये एक्सेप्ट करने से पहले एक बार लोकसभा के स्पीकर के साथ जरूर कम्युनिकेट करेगा कि भैया देखिए, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो रिजाइन करना चाहते हैं, और वो अपना रेजिग्नेशन मुझे सौंप रहे हैं, तो क्या मैं ले लूँ? रेजिग्नेशन लेने से पहले वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं कि आर्टिकल 56 में दिया है प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुन के आएंगे, अगर उनको अपना रेजिग्नेशन देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, मगर एक बार ज़रूर बात करेंगे लोकसभा स्पीकर के साथ। यहाँ शेल लिखा हुआ है, ज़रूरी करना है, याद रखेंगे आप, ये ज़रूर आएगा आपके ऑप्शन में। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा इम्पीच हो सकते हैं ये आर्टिकल 61 के अंडर। सबने जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है किसी एग्जाम के लिए वो जानता है आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कहता है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है, जो पहली बार पढ़ रहा है वो समझिए, इम्पीचमेंट का मतलब होता है निकालना। निकालना, इनको निकाला जा सकता है अगर ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। तो हमने देखा 5 साल के लिए चुन के आते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं, इनको रिमूव किया जा सकता है, रिमूव निकाला जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू, अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफिस कंटिन्यू करेंगे जब तक इनके सक्सेसर नहीं आ जाते। ठीक है, अगर इनका टर्म 5 साल हो गए हैं, टर्म एक्सपायर हो गया है, मगर इनका सक्सेसर नहीं आए हैं, तो ये अपना ऑफिस कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, तो यहाँ हमारे साथ हमारा आर्टिकल 56 भी खत्म होता है। याद रखना है 5 साल, रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, उनको लोकसभा के स्पीकर से कंसल्ट करना जरूरी है। इम्पीचमेंट 61 के अंदर हो सकता है, 61 के अंडर रिमूव किए जा सकते हैं। और प्रेसिडेंट शैल होल्ड हिज ऑफिस टिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। री एलिजिबिलिटी, क्या हमारे प्रेसिडेंट री एलिजिबल हैं फॉर द री इलेक्शन? क्या वो फिर से आ सकते हैं? यूएस में आप देखेंगे तो एक प्रेसिडेंट मिनिमम 2 बार 2 टर्म के लिए आ सकता है। इंडिया में ये चीज नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट इनफाइनाइट टाइम्स लड़ सकते हैं अपना चुनाव। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यूएस में जो है प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म के लिए आते हैं। हम जानते हैं कि ओबामा 2 बार रहे, उसके बाद से अब वो नहीं लड़ सकते चुनाव, उनको रिटायर होना पड़ेगा। बट इंडिया में प्रेसिडेंट भी कितनी भी बार जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो ये अपना चुनाव कितनी भी बार लड़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। मैं आपको बता दूं आपको रिवीजन कैसे, जितना हमने पढ़ा, ये काफ़ी छोटी क्लास थी, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने। मैंने आपके साथ ये टॉपिक शेयर किए, आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। आपको इस इंडेक्स को मैंने आपको समझा दिया। क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद, क्लास खत्म हो, ध्यान से सुनिएगा, क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद सिर्फ इन टॉपिक्स को खोलना है, नोट्स नहीं खोलना है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था आर्टिकल 52 देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, उसके बाद आर्टिकल 55
इलेक्टोरल कॉलेज, फिर इनडायरेक्ट क्यों होता है वो याद करने की कोशिश करनी, क्या क्या टॉपिक्स थे याद करने की कोशिश, आपको नहीं खोलनी है बुक जहाँ आपने लिखा है, ठीक है। फिर मैंने बोला था मैंने अभी मैं नहीं बताऊंगा, उसका क्रिटिसिज्म नहीं बताऊंगा। फिर हमने आर ओ रिटर्निंग ऑफिसर पढ़ा, कलर कोडिंग पढ़ी, जितना याद आ सक रहा है, नोटिफिकेशन पढ़ा। उसके बाद हमने आर्टिकल 56, ये वाला आर्टिकल 56 पढ़ा। इसमें 4 पॉइंट्स मैंने बताया आपको, रिजिग्नेशन, रिमूवल, 5 साल, और एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। उसके बाद री एलिजिबिलिटी, री इलेक्शन बताया। ये याद आ गया आपको, जितना याद आ पा रहा है, पर आपको नोट्स भी, ठीक है। मान लीजिए आपको 52 याद आया, 55 में आप थोड़ा अटक गए कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन था। अब आपको नोट्स खोलने हैं, उसको दोबारा रीड करना, ठीक है। इससे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें याद नहीं आई। अब आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए। रात में सोने से पहले आपको करना क्या है, एक बार ना सब टॉपिक्स खोलने हैं, ना मेन नोट्स खोलने हैं, आपको पूरा ब्लैंक होके आंखें बंद करके याद करना है। हाँ अच्छा, सबसे पहले मैंने 52 पढ़ा, 55 पढ़ा, अच्छा अच्छा ये टॉपिक्स पढ़ा, अच्छा ठीक है। जो याद नहीं आया उसको वापस से मेन नोट से खोल के देखना। इस तरह क्या होगा, ये आपका एक्टिव रिकॉल होगा, और ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप ये करके देखते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू एंड विल बी वेरी इफेक्टिव। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।